हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर पर अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज हम करते हैं कक्षा 9 का पाठ 4 सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक का नाम है डॉक्टर जाबिर हुसैन। डॉक्टर जाबिर हुसैन का जन्म बिहार में नालंदा गांव में 1945 में हुआ और उनकी मृत्यु 1989 यानी कि 1989 में हुई। और उन्होंने देश के लिए, बिहार के लोकतंत्र के लिए भी कई कार्य किए। इस पाठ के मुख्य पात्र हैं, सबसे मुख्य पात्र डॉक्टर सालिम अली, जो कि पक्षी विज्ञानी थे और एक बर्ड वॉचर थे, जो कि पक्षियों की खोज के लिए दूरबीन गले में लटकाकर बाहर निकल जाते थे और प्रकृति का आनंद लेते हुए पक्षियों के बारे में विभिन्न जानकारियां एकत्रित करते थे। सालिम अली का जन्म 1896 में हुआ और उनकी मृत्यु हुई 1987 में। उसके बाद दूसरे पात्र हैं D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस का जन्म हुआ 1885 में और इनकी मृत्यु हुई 1930 में। तो आइए शुरू करते हैं पाठ सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद। इस पाठ में डायरी शैली में सुप्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली के जीवन की हल्की सी झलकी प्रस्तुत करते हुए लेखक जाबिर हुसैन लिखते हैं, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ ऐसा संभव है। अर्थात उनकी मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद के कारण जब सालिम अली के शव यात्रा के बारे में लेखक बताते हैं तो कहते हैं कि सालिम अली को उनके अपूर्ण सपनों के साथ बिना किसी बाधा के अंतिम यात्रा पर ले जाया जा रहा है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, यानी कि सालिम अली की जब शव यात्रा, अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी, तब सालिम अली को ले जाया जा रहा था अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का एक आखिरी पलायन है। आखिरी पलायन, अंतिम उनकी शव यात्रा का वर्णन हो रहा है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसे हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। अर्थात जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे कोई भी दोबारा से ज़िंदा नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। क्योंकि सालिम अली एक पक्षी विज्ञानी थे तो लेखक ने भी उनको एक पक्षी की संज्ञा दी है। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है, ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से ही नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता झरना महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। लेखक यह बताना चाह रहा है कि उनकी गलती थी, उनका विचार था कि वो देखते थे कि लोग पक्षी जंगल झरनों को प्रकृति की दृष्टि से न देखकर आदमी की दृष्टि से देखते हैं। अगर हम इन चीज़ों को प्रकृति की दृष्टि से देखें तो इनके बचाव के अनेक कार्य किए जा सकते हैं और इनके संरक्षण के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। सालिम अली प्रकृति से अत्यधिक प्रेम करते थे। उनके इसी प्रेम और उनके भाषा के ज्ञान की तुलना कृष्ण जी से करते हुए वृंदावन में उनकी रची हुई लीलाओं को
तुलना करते हुए लेखक आगे बताते हैं कि पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा। लेखक का यहाँ यह भाव है कि जिस प्रकार से वृंदावन जाते ही कृष्ण जी की बांसुरी की आवाज़ और माखन भरे भांडे फोड़ने की बातें, उनकी शरारतों का निशाना, कई तरह की बातें हमें याद आती है, उसी प्रकार सालिम अली का भी नाम लेते ही पक्षियों के बारे में और उनकी जानकारियों के बारे में हमारी रुचि अत्यधिक तीव्र हो जाती है। उनका प्रकृति प्रेम और उस प्रेम के कारण ही वो प्रकृति और प्राणियों के संरक्षण के लिए जितने भी प्रयासरत थे, पक्षियों के से उनका जो लगाव था, पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत वो हमारे कानों में गूंजने लग जाता है। लेखक आगे लिखते हैं कि संगीत का जादू वाटिका के हरे भरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ है। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश कर लेने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। अब आगे लेखक सालिम अली के व्यक्तित्व का चित्रण कर रहे हैं कि उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे, अर्थात कि उम्र उनकी 100 साल की होने ही वाली थी। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। अर्थात लेखक उनके बारे में बता रहा है कि 100 वर्ष पूरे करने ही वाले थे, लेकिन भाषाओं की थकान और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने उनको मौत के मुंह में धकेल दिया। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। अर्थात लेखक बता रहे हैं कि उनके अंतिम समय तक भी उनके दिल और दिमाग में हर समय पक्षियों की तलाश का ही एक जुनून सवार रहता था। अब वो आगे बता रहे हैं कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी तो उनको ज़रूर हो गई थी, लेकिन जीवन के अंतिम समय तक भी वो पक्षियों की तलाश और सुरक्षा का ही कार्य करते रहे। उन जैसा बर्ड वॉचर, अर्थात पक्षियों के बारे में जो जानकारी रखता हो उसे कहते हैं बर्ड वॉचर, शायद ही कोई हुआ हो। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन की भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी।
तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अब उनकी मिसेज़ का ही वर्णन किया जा रहा है, वाइफ का वर्णन किया जा रहा है कि सालिम अली के जो हंसती खेलती रहस्य भरी पक्षियों की जो दुनिया थी, प्रकृति के साथ उनका लगाव था, उस समय उनकी मेहनत के साथ साथ उनकी पत्नी का भी अहम रोल था और उनकी पत्नी उनके सहपाठी भी रह चुकी थी। आगे लेखक बताते हैं, अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे उस समय प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? क्योंकि अब सालिम अली ने अब प्रकृति प्रेम के रहते हुए उस समय के प्रधानमंत्री से बात की थी कि चौधरी चरण सिंह से वो मिले थे कि जो उस समय फसल थी उसको केरल से आने वाली ठंडी हवाओं से नुकसान था, जिससे कि फसल खराब भी हो सकती थी। और उसी समय हिमालय और लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों पर जीने वाले पक्षियों की भी उन्होंने वकालत की थी, अर्थात उनके संरक्षण के लिए भी उन्होंने बात की ताकि उन्हें बचाया जा सके। आगे अब सालिम अली लिखते हैं, सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो, यानी कि सालिम अली की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है, जो उनकी आत्मकथा है, नाम है उसका फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। अब लेखक पाठ के दूसरे पात्र D.H. लॉरेंस, जो कि वो भी पक्षी प्रेमी थे, पक्षी विज्ञानी थे, उनका वर्णन कर रहे हैं, उनकी चर्चा करते हुए और उनकी पत्नी के बारे में जो उनकी मृत्यु के बाद में फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया गया था उसकी बात कर रहे हैं कि फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरेया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरेया उनके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। इस तरह से जो फ्रीडा लॉरेंस थी उसने D.H. लॉरेंस के बारे में बताया कि मुझसे ज़्यादा वो गोरेया उनके बारे में, वो चिड़िया उनके बारे में ज़्यादा अच्छे से जानती है, जो कि उनकी छत पर बैठे रहती थी, क्योंकि उस समय लॉरेंस साहब अपना ज़्यादा समय उस गोरेया के साथ ही व्यतीत करते थे, क्योंकि वो पक्षी प्रेमी भी थे। तो एक बार जब एक चिड़िया पक्षी को अपनी गन से उन्होंने मारा, अब उस एयर गन से जो घायल होने वाली चिड़िया थी सालिम अली के एयर गन से, तो उसका वर्णन करते हुए आगे लेखक बता रहे हैं कि जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलेकंठ की एक गोरेया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डगमगाया। वो लॉरेंस की तरह ही नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप बन गए थे। अब यहाँ लेखक का विचार है कि जिस प्रकार अंग्रेजी के उपन्यासकार और कवि D.H. लॉरेंस का प्रकृति से गहरा लगाव था और वे चाहते थे कि हर मनुष्य को प्रकृति की तरफ वापस लौट जाना चाहिए, उसी प्रकार सालिम अली भी
प्रकृति से अत्यधिक प्रेम करते थे और उन्होंने प्रकृति के अनेक नए रास्तों की खोज की। वे प्राकृतिक जीवन के प्रतिनिधि भी बने। इसलिए यहाँ लेखक ने उनके लिए कहा है कि नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप बन गए थे, अर्थात जटिल जिंदगी के प्रतिरूप बन गए थे। आगे लेखक बताते हैं कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। वो बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाएगा? मेरी आंखें नम हैं। सालिम अली, तुम लौटोगे ना। अब सालिम अली के लिए लेखक बता रहे हैं कि प्रकृति की दुनिया में एक टापू किसे कहते हैं? जो कि एक थोड़ी सी ऊंचाई का एक जगह हो, उसे टापू कहा जाता है। लेकिन वो थोड़ी सी ऊंचाई का नहीं, वो तो एक अथाह सागर बनकर उभरे। अथाह सागर का अर्थ है कि जिसका कोई छोर ना हो, जिसकी सूक्ष्मता अत्यधिक हो। एक ऐसे सागर बनकर उभरे जो बहुत व्यापक है, गहरा है, जिसकी गहराई को मापना मुमकिन ही नहीं है। तो सालिम अली का भी प्रकृति प्रेम इतना ही व्यापक और गहरा था जितना कि एक सागर होता है। जो लोग भ्रमणशील है, अर्थात जो आज पक्षी विज्ञानी हैं, उनके लिए भी लेखक को वही विश्वास है कि वो भी सालिम अली जब अंतिम यात्रा में न जाकर पक्षियों की खोज पर ही गए हैं। लेखक को अभी तक यकीन नहीं है कि सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है। लेखक को अभी भी यही सोच के आंखें नम हो रही है कि सालिम अली वापस लौटेंगे, अर्थात उनके जैसा ही कोई पक्षी प्रेमी, कोई प्रकृति के बारे में सोचने वाला, कोई पर्यावरण का संरक्षण करता कहीं ना कहीं से फिर से आएगा। वो भी अपने गले में दूरबीन लटकाकर प्रकृति के बारे में ही खोज और आविष्कार करेगा। पक्षियों के कलक से प्रेरणा लेते हुए ही वह भी कुछ कविताएं और रचनाएं लिखेगा। अब लेखक को सालिम अली की याद एक धुंधले सपने जैसी लगती है, जो कि उनका सांवले सपनों की याद। इसी बात पर लेखक ने शीर्षक भी रखा है। अब लेखक उनके दुख और अवसाद को व्यक्त करते हुए डायरी शैली में जब ये पूरा लेख लिखा है, तो ये उम्मीद करती हूँ कि पूरा लेख आज आपको अच्छे से समझ आया है। धन्यवाद।